नाउ नेक्स्ट पोर्शन में बात करेंगे यूनिट थर्ड, जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें पहला क्या पूछा है हमसे, बताओ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसका मान होता है अनुपात, मतलब हिंदी में होता है अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे दिया होगा ए रेशियो बी इक्वल टू 4-5, बी रेशियो सी इक्वल टू 6-7, देन बताओ हमको ए बी सी का मान क्या होगा, मतलब बेसिक यही है। जैसे बताता हूँ, जैसे लिख लेते हैं। पहले लिया होगा कि रेशियो एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 3:4, जिसको हम एक्स अपन वाई इक्वल टू 3/4 भी लिख सकते हैं। अगर जैसे तो ये हो गया, मतलब इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं पेपर में था, जैसे ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9, बी रेशियो सी इक्वल टू 12:13, बेसिक भी बता रहा हूँ। देन फाइंड ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी का मतलब बताता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। बेसिक में ए बी सी लिखते हैं। ए का मान क्या है 7-9, बी का मान क्या है 12-13। जैसे ए तो हमको ठीक ठीक दिख रहा है, सी भी ठीक ठीक दिख रहा है, लेकिन हमको जो बी है वो अलग डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर करो। कैसे 9 और 12 को बराबर कैसे कर सकते हैं, जैसे 9×4 = 36 हो जाएगा, 12×3 = 36 हो जाएगा। तो इधर 4 इन जितनी भी संख्या ऊपर होगी सब में 4 से, और जितनी भी संख्या नीचे होगी सब में 3 से। तो क्या मान आएगा 7×4 = 28 एंड 9×4 इधर 36, इधर 13×3 = 39। ये बराबर हो गया। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान होगा 28:36:39, ये मान आएगा। आई होप हम क्लियर। एक और करते हैं फटाफट। जैसे क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का नहीं यार, ऐसे कर लेंगे बहुत टाइम लगेगा, दूसरे टाइप का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लिख लेते हैं, जैसे इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 6:7, बी रेशियो सी इक्वल टू 8:9, देन 2a 3b 1c का मान क्या होगा। क्या निकालना हमको 2a 3b 1c, 2a 1b। देखो तो पहले हम ये 2 3 जो पहले दिया है, 2 3 1 जो दिया है, इसको इग्नोर मारते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी के देखते हैं। जैसे ए बी सी, तो जैसे कि ए बी सी का मान बताना है, हमको 2 3 1 को इग्नोर मारेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ए बी सी, अभी 2 को छोड़ दो। तो ए का मान क्या था, इधर ए रेशियो बी 6 7, बी रेशियो सी क्या था 8 और 9, 8 9, इन दोनों को बराबर करना है। कैसे बराबर होगा 7 8 56, एंड इधर 8 7 56, इधर भी 8 से गुणा हो जाएगा, इधर 7 से गुणा हो जाएगा। ठीक, क्या आएगा 8 48, इधर 8 से 56, इधर 63। अब जिसमें जितना गुणा था उतना कर देंगे। इधर 2 से गुणा था, इधर 3 से गुणा था, इधर 1 से गुणा था, तो इसका आएगा 96, 168, 63 का 63 आ जाएगा, ये आएगा। ठीक, आई होप हम क्लियर दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं। अगर दिया हो, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो 5:7, तो इसका मतलब क्या है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो 5:7। इसका मतलब होगा
5 का स्क्वायर रेशियो 7 का स्क्वायर, मतलब 25 एंड 49 आंसर होगा इसका। अगर ट्रिप्लिकेट पूछेगा, जैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:4, तो इसका 3 3 का क्यूब 4 का क्यूब, 3 3 का 9 3 27, 4 चौक 16 चौका 64, 27 64। दैट्स इट। ये कुछ आसान आसान हो गए। अभी कुछ ये शैडो आ रहा है, थोड़ा नहीं आएगा। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट करते हैं जो आने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे क्वेश्चन है, 2 numbers are in रेशियो 4:5, फिर कोई ना एडजस्ट करो। इफ़ 18 is added to both the numbers, then this ratio becomes 7:8. Find the original sum of the numbers। तो पहले इसको हम बेसिक से करते हैं, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें बोला है कि 2 numbers आर इन रेशियो 4:5, मतलब जैसे पहला रेशियो का मान है 4x, x मान लेते हैं हम, दूसरे का मान है 5x, और क्या बोला है, इफ़ 18 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर देन दिस रेशियो बिकम्स 7:8। मतलब अगर हम दोनों में 18, जैसे यहाँ बताया ना कि x रेशियो y लिखा तो x अपन y होता है, इसका मतलब 5:18, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो ये 7:8 हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल सम ऑफ द नंबर्स। अच्छा ठीक है, तो इसको पहले बेसिक से कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई होता ना, ये तो पता होगा। तो हो जाएगा इधर 8 चौके 32x प्लस 18 अट्ठे 144 इक्वल टू इधर 7 5 35x प्लस 18 7 126, ये हो जाएगा। इधर ये वाला इधर जाएगा, मतलब 144 में से 126 जाएगा, 35 इधर, ये वाला इधर आ जाएगा। 35 में से ये वाला इधर, मतलब 35 में से 32 जाएगा, इधर 3x आएगा, और 144 में से 126 जाएगा, 18 बचेगा। x/18/3, 6 3 कट रहा है, 6 आंसर आ गया। ठीक, 6 आंसर आ गया। तो पूछा है ओरिजिनल सम ऑफ द नंबर। ओरिजिनल सम क्या होगा, सम इसका क्या होगा, 4x प्लस 5x, दोनों को जोड़ देंगे तो 9x आएगा। x का मान हमारे 6 आया है, 54। दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द आंसर। ये हमारे जो बेसिक होता है, मतलब कोई भी ऐसे कर सकता है, लेकिन हमको करना है ट्रिक से। ट्रिक कैसे काम करेगी, ट्रिक क्या है, ट्रिक ही समझ लेते हैं इसको। जैसे पहला दूसरा 4:5 था, ये 7:8 हो जाता है, 7:8 हो जाता है। इधर कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा 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 है। इन दोनों में 18 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब इन दोनों 18 जोड़ने पर 7:8 हो जा रहा है। मतलब ये जो 3 बढ़ा है, दोनों तरफ 3 है, तो 3 का मान 18 है, यानी 1 का मान 3 × 18 हो जाएगा। ठीक है, तो सम क्या होगा, सम इक्वल टू 4 + 5 × 6, 54 हो जाए।
एकदम सिंपल। अभी जो इधर गैप सेम था इसलिए ये सिंपल सवाल हो गया। एक गैप देखते हैं जो दोनों तरफ अलग रहेगा, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, उसको समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का भी, इसी का ही। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको देखेंगे। क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:6 if 21 is subtracted to both the numbers, then ratio becomes 8:11. Find the original sum of the numbers। ठीक है, इसे क्या बोला है, टू नंबर्स रेशियो 5:6 में है। इफ़ 21 इज सब्सट्रैक्ट, मतलब 21 घटा देंगे इसमें से, 21 घटा देंगे इसमें से, तो ये नंबर बन जाता है 8:11। इसको पहले बेसिक्स कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 55x माइनस 55x, 55x, इधर ये 21 है, 21 गुणे 31, 231 हो जाएगा, इक्वल टू 48x माइनस 21 8 168। तो 55 में से 48x जाएगा तो 7x बचेगा, 231 11 3 12 6 63, इधर 63, तो x इक्वल टू 16 और 5 7 9 63। तो क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल सम ऑफ, सम पूछा है, सम ही पूछा है, तो सम क्या होगा, सम इक्वल टू 5x + 6x इक्वल टू 11x, मतलब 11 गुणे 9, 11 9 99। तो ये बेसिक से होगी। अब हम ट्रिक वाइज देख लेते हैं क्या होगा। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट होगा सेकंड होगा। फर्स्ट क्या था 5 6, ये रेशियो कितना हो जाता 8 और 11, इधर कितने का गैप है 3, इधर कितने का गैप है 6 5 11, 5 का गैप है। इन दोनों गैप को हमको बराबर करना है। तो यहाँ इधर कितने का गैप है, इधर 1 का गैप है, इधर कितने का गैप है 8 2 10 1 11, 3 का गैप है। तो क्या करेंगे हम इसका गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। मतलब कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले ये वाला 5, इसका गुणा 3 में, 5 3 15, 6 का गुणा 3 में, 5 का गुणा 6 के गुणा 3 में 18। अब 8 का गुणा 1 में 8, और इधर 6 का गुणा 3 में 6 का गुणा नहीं 8, और नीचे 11 का गुणा 1 में 11, 8 से 16 7 हो जाएगा, इधर भी 7 हो जाएगा। मतलब हमने गैप बराबर कर लिया। गैप हमको ही बराबर ही करना था, ठीक है, बराबर ही करना था। मतलब ये ऐड करने पे कितना हो जाएगा 27। क्या है क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, ये है ना, ये 21 इज सब्सट्रैक्टेड, यानी जो ये 18 से 11 हो जा रहा है और ये 15 से दोनों का गैप सेम हो गया, मतलब ये जो 7 है इसका मान 21 है।
मतलब 1 का मान क्या होगा 21/7, 7 3 21, 3 होगा मान। और इसका सम पूछा है 15 + 8, 15 + 8 स्टार्टिंग में कितना था, ओरिजिनल सम पूछा है, कहाँ गया यार, यहाँ पे ओरिजिनल सम पूछा है, यानी ये जो ओरिजिनल सम ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मानी ओरिजिनल सम ये है। 15 + 8 × 3 99, ऐसे ही होगा। आई नो थोड़ा कम समझ आएगा, एक बार दोबारा देखोगे तो समझ आ जाएगा। ऐसे भी कोई भी नंबर हो ऐसे सॉल्व होगा, ठीक। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आई थिंक डन हो। नाउ अगर हम सेकंड टॉपिक देखें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिया है, सेकंड टॉपिक वो दिया है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसका बेसिक्स, जैसे टाइम एंड वर्क में कौन से टाइप का सवाल, जैसे वो होता नहीं, ए किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 13 दिन में, बी किसी काम को 5 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे फलाने का, इस टाइप का जो सवाल होता है वही। कुछ फार्मूलाज लिख लेते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। कुछ ज़्यादा होते नहीं। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं यार, क्वेश्चन लिखता हूँ समझाता हूँ, क्वेश्चन से ही समझ आएगा। जैसे P कैन डू अ जॉब इन 10 days, Q in 15 days, Q in 15 days and R in 18 days. Q and R begin the work but have to leave after 6 days. How many days will P take to finish the remaining job? कैसे होगा? P किसी काम को 10 दिन में करता है, Q किसी काम को 15 दिन में करता है, R किसी काम को 18 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो उसका पहाड़ा तब तक पढ़ते हैं जब तक वो सबसे कटने जाए। 18 है, 18 36 54 72, 72 10 से नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 90, 15 छक्का 10 नवाई या 90। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 10 15 18 का एलसीएम होगा 90। तो 10 नवाई 90, 90 9 एफिशिएंसी इसका ये 9 6 5 ये आ गया। तो इसका हम निकाल देंगे। एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी कितना है देखो, Q प्लस R ने 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया 60, तो जो Q कहाँ है, Q की एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी सही है सबकी। Q की एफिशिएंसी 6 है, R की एफिशिएंसी 5 है, इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 छक्का 66। अब टोटल वर्क निकाल देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा, और मतलब टाइम पूछा, टाइम ऑफ पी, तो टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो
देखो टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क 90 दिन में हुआ है, 66 दिन Q&R किए हैं, 66 दिन Q&R किए हैं, तो इसमें से मतलब 24 दिन अकेला जो P बचा था उसने किया होगा। तो P ने 24 दिन किया है, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 9 थी, 9 दूनी 18, 2.66 डेज में P काम ख़त्म कर लेगा, 2.66 डेज। तो ये इसका आंसर होगा। एक मैंने क्वेश्चन कहीं पे नोट किया था, मुझे सॉल्व करवाना था, कहाँ है। अरे यार, क्वेश्चन ये रहा, एक्चुअली मैंने इसको लिख रखा है तो दोबारा इसमें कोई मतलब नहीं, इन सबको अवॉइड करो, खाली इतना क्वेश्चन है। मेरे को अच्छा लगा था, मैंने कहीं देखा तो नोट कर लिया था, मैं बता देता हूँ। A and B working one by one can complete a work in 11 days while A can complete the work in 11 days while A can complete in 11 days while A can complete the work, B होगा यहाँ पे, B होगा, can complete the work in 12 days, then in how much time। क्या बात कर रहे हैं, क्या लिख दिया है, कहीं से देखा था और गलत ही नोट कर लिया, कुछ तो कंफ्यूजन है, कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं यार, जो मेरे को आता है वही करता हूँ, छोड़ो। इसी टाइप के सवाल आते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। टॉपिक पता हो गया, आप जो सवाल सॉल्व करेंगे इसी तरीके को ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आगे जो टॉपिक आता है वो जो बोला है स्पीड एंड डिस्टेंस। कुछ सवाल में ध्यान देते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने इसको याद रखा था स्टार्टिंग में ही, जब मैं 10वीं में था, दोस्त करके, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दोस्त अच्छे से याद हो जाता है। एक फार्मूला अगर याद हो गया ना तो ऊपर नीचे करके आपको सब याद हो जाएंगे, बूढ़ा भाग करके ऐसा हाथ नहीं होगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड लोगे या बता दोगे। दोस्त डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो दोस्त करके मैंने याद रखा था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उससे मेरे को सब याद हो जाता था। एंड दूसरा फार्मूला है एवरेज स्पीड वाला होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर हमको 100 किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक सवाल क्वेश्चन थे जो हमको आने चाहिए। क्या 2-3 टाइप पे करते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैं इसमें ज़्यादा क्यों नहीं करवा रहा हूँ कि ये सवाल कम आते हैं इस टाइप में, जितना लेवल है उससे थोड़ा ऊपर ही करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें हमको PhD करनी है तो सारे टाइप्स में कराने लगूँ, जो मेरे को सही लग रहा है, जो इम्पोर्टेंट है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा वही बता रहा हूँ। टॉपिक पता हो जाए, प्रैक्टिस करोगे इसी हिसाब से वो हो जाएगा। क्वेश्चन है, when a person travel from his home with speed 36 km/h, then he reaches to his destination 25 minutes late. If he travel with 48 km/h, then he
reaches 15 minutes before. Find the total distance from his home to destination. From his home to destination. When a person travels from his home with a speed of 36 km, then he reaches to his destination 20 minutes before. 20 minutes late. If he travels with 48 km, then he reaches 15 minutes before. अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 की रेशियो हो जाएगी 36। पहले वो 36 जा रहा था, बाद में 48 से जा रहा था। इसको छोटा कर लेते हैं और 12 3 36 12 चौक 48 3 5 4। तब टाइम कितना लग रहा था? T1 T2। टाइम उल्टा होता है इसका, तो इसका 4/3 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। 25 मिनट लेट एंड 15 मिनट बिफोर, दोनों का मतलब हो जाता है 40 मिनट। समझ रहे हो? आई थिंक समझ रहे होगे। दोनों को जोड़ देंगे 40 मिनट। ऐसे दोनों को जोड़ना नहीं होता है, जैसे 25 मिनट बिफोर एंड 15 मिनट लेट, दोनों को जोड़ देंगे 40 मिनट होएगा। इसका मान होगा 40 मिनट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि होम टू डेस्टिनेशन, मतलब अरे जब घर से डेस्टिनेशन जा रहा था, हिज होम विद स्पीड ही रीचेस, ही ट्रेवल 48 then he reaches 50 minutes before. Find if he travel with 48 km then he reaches 50 minutes. Find the total. चाहे T1 पकड़े चाहे T2 पकड़े, मतलब एक ही पड़ेगा। तो T2 ले लेते हैं। T2 कितना मान है? 3 मान है। 3 गुणे 40, 3 गुणे 40 हो जाएगा 4 3 12 120 मिनट। 120 मिनट। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड। T2 लिया है तो हम स्पीड भी दूसरा लेंगे और टाइम भी दूसरा ही लेंगे। स्पीड कितना है दूसरे वाला? 4 है ना? 4 नहीं लेंगे, हम स्टार्टिंग वाला लेंगे। 48, स्पीड 48 है एंड टाइम कितना है T2 वाला? टाइम T2 वाला है 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 आवर, 2 घंटे, तो हो जाएगा 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर आंसर आएगा। आई नो रात बहुत ज़्यादा है, मैं समझा कम पा रहा हूँ, मैं सिर्फ सॉल्व किए जा रहा हूँ, बट फिर भी थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा। अगर एवरेज स्पीड पूछ रहा है, जैसे PC, जैसे कोई बोला है कि अगर A से B इतना किलोमीटर पर घंटे स्पीड से जाता है, फिर B से A इतना आता है, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? उसके लिए एक फार्मूला होता है एवरेज स्पीड के लिए 2xy/x+y। ध्यान से का क्या मतलब होगा? क्वेश्चन देख के बताते हैं। क्वेश्चन है अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट P to Q with speed 60 km/h and returns from Q to P with speed 40 km/h. Find the average speed of whole जर्नी।
यही ना, पी से क्यों पूछा है, क्यों से पी पूछा, तो सीधे सीधे सवाल में लगा देंगे ये एवरेज स्पीड वाला फार्मूला, यानी कि 2 × 60, 60 क्या था पहले, फिर 40, फिर 60 + 40 कितना आएगा, 6×2 = 12, 12×4 = 48, यानी 48 डबल 0 हो जाएगा, इधर 6×4 = 10, 100, 2 0 0 खत्म, 48 km/h, 48 km/h कौन लगाएगा, सीधा सीधा आंसर। समझ आ, आई होप कि समझ आया होगा। एक फार्मूला और होता है रिलेटिव स्पीड वाला। रिलेटिव स्पीड, इसका क्या मतलब हुआ रिलेटिव स्पीड का, जैसे अगर दो चीज़ें एक ही दिशा में भाग रही हैं, जैसे ये हो गई चीज़, एक ये हो गई चीज़, जैसे मान लेते ये x km/घंटे की स्पीड से, ये y km/घंटे की स्पीड से, दोनों की दिशा सेम ही है, दोनों साथ में भाग रहे हैं, तो इनका ये इन दोनों का डिफरेंस हमारा आंसर होगा। अगर हमसे रिलेटिव स्पीड पूछा जाएगा तो दोनों का डिफरेंस km/h। लेकिन इफ़ दो चीज़ें आमने सामने हैं, मतलब एक इधर से भाग रहा है, एक उस सामने से आ रहा है, इसके अपोजिट साइड से आ रहा है, जैसे ये x km/h की स्पीड से आ रहा है, ये y km/h की स्पीड से आ रहा है, तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x + y km/h। समझ रहे हो, मतलब अपोजिट साइड में आएंगे तो जुड़ जाएगा, अगर एक ही तरफ भाग रहे हैं तो घट जाएंगे। एक सवाल इस पे देख लेते हैं, यहाँ पे आई थिंक नहीं आएगा, देखते हैं आएगा नहीं आएगा। जैसे अ पर्सन रन्स बिहाइंड अ thief who is 600 meter ahead with speed 35 km/h, if the speed of thief is 26 km/h, then in how much time man will catch the thief। मैन यहाँ है, थिफ यहाँ है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, मैन यहाँ है, थिफ यहाँ है, 600 मीटर की दूरी है बीच में, मतलब थिफ यहाँ भाग रहा है, मैन उसके पीछे भाग रहा है, मतलब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, मतलब ये घटेगा। सवाल क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है उसका, 600 मीटर का है, रिलेटिव स्पीड लगेगी यहाँ नीचे, स्पीड कितना है, अबे यार रिलेटिव स्पीड लगेगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड एक ही तरफ भाग रहे हैं, घटेगा, मतलब 35 किलोमीटर की वो भाग रहा है, थिप भाग रहा है 26 किलोमीटर, 35 में से 26 जाएगा, 35 में से 26 जाएगा, और क्या पूछे, हाउ देन इन हाउ मच टाइम मैन विल कैच द थिप। अगर आंसर हमको किलोमीटर बनाना है तो यहाँ पे आंसर हमको मीटर में निकालना है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो मीटर में दिया है, मतलब छोटा करना है, मीटर/सेकंड में निकालना है, यानी जब हमने क्या पढ़ा था, मीटर/सेकंड में निकालना हो तो 5/18 से, जब बड़ा निकालना हो तो 18/5 से, तो ये यहाँ पर नहीं है, जगह नहीं है, यही सवाल यहाँ पे फटाफट उतार लेता हूँ। 600 है, 35 में से 26 × 5/18,
5/18, तो यहाँ पे होगा 600, बीचे नीचे 9 बचेगा। ये नीचे है तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी 18/5 होएगा। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें क्या इसमें काट देते हैं। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 120 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, ये 240 सेकंड आएगा। 240 सेकंड यानी 14 मिनट। दैट्स इट। टाइम एंड डिस्टेंस में ही मतलब स्पीड एंड डिस्टेंस में ही वो ट्रेन वाले सवाल आते हैं। ट्रेन वाले सवाल लगभग सेम होते हैं, बोट एंड स्टीम करके सेम होता है, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो मैं फार्मूला और एक का दो सवाल उसका भी कर लेता हूँ। या ऐसे तो ये अलग से टॉपिक दिया नहीं है बोट एंड स्टीम करके बताओ, लेकिन मैं कर लेता हूँ, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। जितना आना चाहिए था उतना मैंने इसमें कर लिया। बोट एंड स्ट्रीम जैसे कि मैंने बताया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस वन टाइम होता है, जिसमें पहला फार्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत नाव की चाल। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। अगर पूछा रहेगा स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम बताओ, तो स्पीड जो बोट की स्पीड होगी माइनस स्पीड ऑफ वाटर, तो हमारा अपस्ट्रीम में निकल आएगा। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। ये दोनों जुड़ जाएगा, जब डाउन स्ट्रीम रहेगा तो जुड़ जाएगा, जब अपस्ट्रीम रहेगा तो घट जाएंगे। स्पीड इन स्टिल वाटर, इसका होगा स्पीड इन अपस्ट्रीम प्लस स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। आई थिंक समझ आ रहा होगा, थोड़ा मैं गड़बड़ लिख ही रहा हूँ। ये अपॉन 2 ये ऐसे आ जाएगा। एक कर लो क्या, चलो एक सवाल कर ही लेता हूँ, उसके बाद बंद करते हैं। पता ही मतलब वीडियो वन नहीं बंद करते हैं, इस टॉपिक को बंद करेंगे, दूसरा करेंगे। क्वेश्चन होगा, हाथ दर्द कर रहा है इसलिए राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही है। अ पर्सन ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट A to B and return from B to A in 5 hours if the speed of boat and that of stream is 10 km per hour and 16 is 6 km per hour, then find distance। क्या पूछा है? A person travel from point A to B and return B to A in 5 hours if the speed of boat and that of water, मतलब धारा की चाल और नाव की चाल, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल 10 किलोमीटर और ये है
तो डिस्टेंस बताना है ए टू बी एंड बी टू ए। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये बोला है हम अपस्ट्रीम मतलब विपरीत जाते हैं एंड प्लस इधर जाते हैं तो हमको 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। यानी 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 डिस्टेंस अपान इधर 10 किलोमीटर गया है, इधर 6 किलोमीटर गया है। मतलब जब विपरीत जाते हैं तो घटता है, अभी हमने देखा था। -6 डिस्टेंस अपान +6, 5 आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। ये इधर आ जाएगा D/4 + D/16 = 5 ये जैसे दोनों को करना, अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा, यहाँ पे 4 से गुणा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे अगर सेम से गुणा करते हैं तो यहाँ 4 × 16, मतलब नीचे 16 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 4D आएगा प्लस D आएगा, नीचे 16 आएगा, इधर 5 आएगा। यानी 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 यहाँ पे 5D 5D/16 = 5, मतलब D ये इधर ये 5 ऊपर भाग दिया है, इधर गुणक इधर आकर भाग दे देगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी D = 16 आएगा। समझ आया होगा आपको? जैसे देखो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे 5 नीचे नहीं था, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, ये गुणा यहाँ पे होगा, ये दोनों जब कट जाएंगे तो यहाँ पे 16 तो बचेगा ना, तो D = 16। मतलब अरे यार काट दिया, और समझ गया ना? समझ गए, बस ठीक है। ऐसे तो ये भी कर लिया मैंने। वो कॉपी एंड पेज ख़त्म हो गया। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज हमको बताना है क्या होता है, कैसे होता है, फलाना ढिमका। ये परसेंटेज निकालते हैं, अगर किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना तो जैसे P/Q × 100 कर देते हैं, हो जाता है। जैसे 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 अगर क्वेश्चन दिया है P is what % of Q, जैसे P is what % of Q, P is what % of Q, तो ऐसे ही लिखेंगे P/Q × 100 आ जाएगा। ऐसे नहीं कुछ मान लेते हैं, जैसे P मतलब हो जाएगा इधर 40 मान लेते हैं, Q मतलब 60 मान लेते हैं, तभी हमको परसेंट निकालना है। P इज व्हाट % जिससे तुलना करते हैं उसके नीचे कर लिखते हैं। P 40%, तुलना कैसे करें Q से, Q 60% × 100, यहाँ से ये कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। 200/3, इसको हम लिख सकते हैं 66%, मतलब 66.666%। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। एक लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला देख लेते हैं, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में जैसे P = 40 दिया है, Q = 60 दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया होगा P इज व्हाट % लेस देन Q, P इज व्हाट % लेस देन Q। तो इस जब लेस देन बोलेगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 20 है, डिफरेंस 20 है। P इज व्हाट % लेस देन Q, तो डिफरेंस कितना है? 20। किससे कंपेयर कर रहे हैं? Q से। Q 60 है, × 100, 20 23 60, 1/3 यानी 33 सही 33%। समझ रहे हो? ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 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 क्वेश्चन है, इन एन एग्ज़ाम
440 marks are required to pass. If a person received 360 marks out of total 800, by how much percent he failed? By how much percentage failed? In an exam 440 marks are required to pass, मतलब 440 चाहिए लेकिन उसने 360 पाया, तो बताना है हाउ मच परसेंट। अच्छा, मतलब देखो 440 चाहिए, 360 पाया है, मतलब 80 कम पाया है। 80 कम पाया है कितने में से? टोटल कितना है? 800 परसेंट पूछा है, तो 80/800 इंटू 100, 2020 8 दाम 80, यानी 10% मार्क्स कम पाए हैं वो। दैट्स इट। और आगे बात करते हैं, अगर हमको नेट परसेंट निकालना रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, बहुत जगह काम आता है। नेट परसेंट निकालना रहे तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ऐसे निकलता है। मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे अ नंबर फर्स्ट इंक्रीज, अबे इंक्रीज लिखना है, इंक्रीज बाई 20% एंड फर्दर इंक्रीज बाई 25%. Find the overall percentage increase in original number. Our number first increase 20% and further 25%. ये क्रमागत हुआ ना, तो इसको हमने क्या देखा है, कैसे करेंगे, हमको क्या निकालना है? ओवरऑल परसेंटेज। पहले 20 बढ़ाए, फिर 25 बढ़ाए, पहले 20 फिर 25 फिर 20/25/100। तो कैसे करेंगे 20 25 100 25, ठीक है। ये प्लस है। तो यहाँ पे 1/50 इधर मान 5 आ गया, इधर 20 और 25 45 हो गया, प्लस 5 50%। दैट्स इट। और कुछ जैसे अगर परसेंटेज टू रेशियो जो दिया रहता है, जैसे 100% का मान कितना होता है, 80% का मान कितना, ये सब थोड़ा बहुत याद रहे तो अच्छा होता है। जैसे 100% मान 1 होता है, 80% मान 4/5 होता है, 75% मान 3/4 होता है, 60% मान 3/5 होता है, 55% मान 11/20 होता है, एंड 50% मान हाफ होता है, 45% मान 9/20 होता है, 45% का मान 9/20 होता है, 40% मान 2/5 होता है, 25% का मान 1/4 होता है, 20% मान 1/5 होता है, 15% मान 3/20 होता है, 10% मान 1/10 होता है, फलाना डिब्बा, यही सब। आजकल एग्ज़ाम्स में वो सवाल बहुत आते हैं, वो जो इतने बच्चे एग्ज़ाम क्लास में पढ़ रहे, इतने बच्चे फेल हुए, तो क्वेश्चन उसका भी देख लेते हैं। इन एन एग्ज़ाम 54% student failed in science and 42% failed in maths, 32%
failed in both subject, then what percent of students passed in both subject। क्या बोला इन एन एग्जाम 54% स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस एंड 42% फेल्ड इन मैथ, 42% failed in math and 32% failed in both subject। 32% बोथ में फेल हुए हैं एंड एक में 54, एक में 42। अच्छा, ऐसे वेन डायग्राम्स बनाएंगे। साइंस है ये, मैथ है ये, ओनली करके लिखें, ओनली 54% फेल हुए हैं साइंस में, 42% फेल हुए हैं मैथ में, 32% फेल हुए हैं बोथ में, 32% फेल हुए हैं बोथ में। मतलब 32% बोथ फेल हुए, मतलब 54 में से 32 का हटाएंगे 22% ओनली साइंस में फेल हुए हैं। इधर 42 में से 32 घटाएंगे 10% सिर्फ मैथ में फेल हुए। मतलब पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? देखिए, टोटल 100% होता है, जिसमें से हम 22% प्लस 22% एक पकड़ लेते हैं, 22% प्लस 32%, 22% प्लस 32%, 22% प्लस 32% प्लस 10%, इतना ही तो है। 22, 32, 10% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 32, 64, ये 32, 64, मतलब 100 में से 64 जाएगा 36%। तो बोथ में 36% बच्चे पास हुए हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक्स शुड बी एवरेज। एवरेज मतलब होता है औसत। औसत मतलब होता है, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जो जितने आंकड़े दिए हैं उन सब का, और फिर जितने उन सब का जोड़, जितने नंबर ऑफ आंकड़े दिए हैं उन सब का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखा जाता है। ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 54 लिखा है, 58 लिखा है, 44 लिखा है, 68 लिखा है, 42 लिखा है। पूछ लिया गया इसका एवरेज बताओ, तो एवरेज कैसे निकलेगा? 54, 58, 44, 68, 42, कितने नंबर ऑप्शन? 3, 2, 5, 5 है, यानी 5 से भाग, सबको जोड़ देंगे। 8, 4, 12, 2, 8, 4, 12, 16, तो हो जाएगा 24, 26, 26 नहीं, ये 2 है, तो आएगा 8, 10, 14, 8, 25 आएगा 5, इधर आएगा 25, फिर 5 के 5, 3 बजे 5, 36, 15.6, ये आएगा एवरेज। ये तो सिंपल बेसिक्स था। एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। द एवरेज वेट ऑफ
10% increase by 4 kg when one of them of weight 40 kg is replaced by new person. Find the weight of new person. क्वेश्चन क्या बोला है? The average weight of 10% increase by 4% when one of them of weight of 40 kg is replaced by new person. मतलब 40 लोगों का एवरेज 4 किलो से बढ़ गया. The average weight of 10% increased by 4 kg. Increased by 4 kg when one of them of अच्छा when one of them of weight is 40 kg is replaced by new person. अच्छा मतलब 40 की जगह 4 किलो बढ़ा है 10 लोगों का. 80 kg. न्यू पर्सन का वेट कितना होगा? 80 kg. एक और करते हैं. एक और की जगह पहले जैसे अगर दिए रहे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स निकालने के लिए फार्मूला एवरेज इक्वल टू होता है n+1/2. मतलब पहले 40 का होगा 20.5 है. ठीक. और एक और अगर दिया है फाइंड द एवरेज ऑफ चाहे 100 फर्स्ट 100 इवन नंबर, चाहे फर्स्ट 400 इवन नंबर, चाहे फर्स्ट 500, जैसे ऑफ फर्स्ट 400 इवन नंबर्स n into n+1/n इक्वल टू n+1. मतलब इसका फार्मूला n+1 ही होता है. जब भी कोई पूछे कि फर्स्ट 100 इवन नंबर का एवरेज बताओ तो 101, फर्स्ट 200 का 201, मतलब बस एक जोड़ दो इसमें तो इसका हो जाएगा 401. या अगर दिया हो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 ऑड नंबर अगर दिया हो, फर्स्ट दिया हो, तो जो दिया हो नंबर वही एवरेज होता है. इसका एवरेज 200 होगा. ये छोटे मोटे सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने बता दिया एवरेज आपको, आइडिया लग गया होगा. ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक would be profit and loss and discount. Profit and loss and discount. कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को जैसे जो
ख़रीदा जाता है, जो परचेज किया जाता है, जो कॉस्ट होती है किसी चीज़ को, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जो परचेज किया जाता है, जो कॉस्ट होती है किसी चीज़ की, लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? जो बॉट किया जाता है या जो परचेज किया जाता है। सेलिंग प्राइस जो कि बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है। प्रिंसिपल इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रिंसिपल इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू, यार प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। जैसे जैसे देखो, अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस 20 दिया है, सेलिंग प्राइस 12 दिया है। कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है तो हमेशा लॉस आएगा। तो लॉस कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 20 8 रुपये का लॉस होगा। अब पूछेगा कि जैसे पूछेगा कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट का हाँ क्या, तो कैसे निकालेंगे? कुछ फार्मूलेस हैं। कितने परसेंट का प्रॉफिट वगैरह पूछेगा तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। कॉस्ट प्राइस नीचे, हमेशा नीचे में कॉस्ट प्राइस ही रहेगा हर कंडीशन में, ये याद रखना। 100 अगर परसेंटेज ऑफ लॉस पूछेंगे तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछेंगे तो एक ये भी तरीका है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन डायरेक्ट प्रॉफिट कहीं कहीं नहीं दिया होता है, इसलिए सेलिंग प्राइस माइनस ये वाला बताएं। एंड लॉस परसेंट बताएंगे तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 जी। कहीं भी प्रॉफिट परसेंट पूछिए, लॉस परसेंट पूछिए तो यही फॉर्मूला लगाना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आई थिंक कुछ क्लियर होगा मामला। जैसे क्वेश्चन है, रवि परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹3,600 at what price should he sell it so that he earns a profit of 11 into 1/9%। तो रवि ने एक आर्टिकल को 3600 रुपये में ख़रीदा, उसको कितने में वो बेचे कि उसको 1/9% का लाभ हो जाए। तो हमको पता है जो नीचे होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। ये एक 11 इंटू 1/9 को हम 1/9 लिख सकते हैं। नीचे वाले को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और ये हमको इतना प्रॉफिट कमाना है, मतलब सेलिंग प्राइस हमारा 10 होना चाहिए। तभी तो हम इतने का प्रॉफिट कमाएंगे। तो इतने में इतना जोड़ देते हैं, सेलिंग प्राइस हमारा 10 होना चाहिए। यानी जो ये हमको पता है, ये जितने फार्मूला हमने देखे नीचे दिखा नहीं, कॉस्ट प्राइस, तो यानी ये नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, यानी पर जो हम बॉट किए रहते हैं। मतलब 9 का मान हमको दिया है यहाँ पे 3600। 9 का मान 3600 यानी 9 चौक 36 यानी 400। 9 चौक 36 यानी 400। तो सेलिंग प्राइस इधर 10 आएगा, इधर 400 है, तो यहाँ पे 10 इंटू 400 हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए हमारा? 4000 का होना चाहिए। तो हमको 1/9 का क्या बोलते हैं प्रॉफिट होगा। और यही टाइप के होते हैं। एक आध तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट वाला।
डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। जैसे अगर क्वेश्चन दिया है बाई 2 गेट 1 फ्री, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज बाई 2 गेट 1 फ्री। मतलब इसका मार्केट प्राइस कितना होगा? मार्केट प्राइस तो 3 ही होगा, मार्केट प्राइस तो 3 ही होगा, तो मार्केट प्राइस 3 होगा। डिस्काउंट कितना मिला है? 1 मिला है, यानी डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? जो डिस्काउंट मिला है वो यहाँ पे है ना, डिस्काउंट जो मिला है वो मार्केट प्राइस इंटू 100, यानी 33% का इसको डिस्काउंट मिला है। देखने में लग रहा है 50%, लेकिन है 33%। दैट्स द स्ट्रेटजी। और जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, अभी हमने पढ़ा था नहीं उधर, सक्सेसिव कुछ निकाला तो था, जो x+y प्लस XY अपन 100 करके था। इधर सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? x+y माइनस XY अपन 100। एक क्वेश्चन वहाँ कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन जैसे रहता है, जैसे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट और 10%, 20% and 25%। फाइंड द सिंगल इक्वल डिस्काउंट परसेंट। तो पहले हम इन दोनों का निकाल लेंगे, फिर जो आएगा उससे उसका और इसका 25% का निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा डिस्काउंट परसेंट? कैसे निकलेगा? पहले 10 और 20 का निकाल लेंगे, माइनस 10 इंटू 20 बाई 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 10 दूनी 20, यानी 2 आएगा। यहाँ पे 2 आएगा आंसर। इधर 10 तो 20 30, 30 में से 2 जाएगा, यानी 28%। तो इधर 28% आ गया। अब 28% से 25% को करेंगे, 28 और 25, फाइनल डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? 28 प्लस 25 माइनस 28 इंटू 25 बाई 100। 25 चौका 100, 4 सते 28, 28 और 25, 25 50, 50 3 53, 53 में से 7 जाएगा, आएगा 46%। मतलब फाइनल 46% का हमको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट मिला हुआ है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसे निकालते हैं। दैट्स इट। तो डिस्काउंट के हिसाब से हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है वो प्रोबेबिलिटी का दिया है। प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में वो जो कार्ड्स वाले होते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही वाला होता है, तो फटाफट कार्ड्स वाला देख लेते हैं। कार्ड्स वाला, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, जिसमें रेड 26 होता है, ब्लैक 26 होता है, फेस कार्ड 12 होते हैं। बस जो रेड होता है उसमें 26 में 13 अलग अलग होते हैं। जैसे अरे कई तरह के कार्ड, जैसे हार्ट होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, स्पेस होता है, स्पेड होता है, स्पेड जो पत्ता टाइप होता है। ब्लैक में भी जैसे रेड में 13 का पेयर होता है, वैसे ब्लैक में भी 13 का पेयर होता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फटाक से कैसे करते हैं वो एक आइडिया। क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर
drawn from a pack of card, find the probability of getting रेड कार्ड। ठीक है, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड होता है 52, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। हमको प्रोबेबिलिटी देखनी है, 2 कार्ड निकालना है हमको पूरे पैक में से रेड की। तो रेड कितना होता है? 26 होता है। रेड कितना होता है? 26 C2, 26 C2 यानी 26 गुणे 25 ऐसे होता है, 2 into 1। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, मेरे को आता है लॉ, अकाउंटिंग, टैक्स, उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। ये तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, मेरे को जब कंसेप्ट क्लियर हो गया मैं खुद से सॉल्व कर ले रहा हूँ या समझाने में एबल हूँ तभी मैं कर रहा हूँ। तो डोंट जज मी कि अगर मैं कहीं बिना समझाए भाग जा रहा हूँ तो मैं कभी कभी फ्लो में हो जाता हूँ। तो 26 ये हो जाएगा। ये क्या मान होता है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 into 1, इसका मान आएगा 13 दूनी 26 यानी 13 गुणे 25, 13 गुणे 25। एंड इसका मान होगा 52 कार्ड में से 2 निकाल रहे हैं तो 52 into 51, 2 कार्ड निकले 2 into 1, तो इधर 26 यानी 26 into 51 इस साइड भी आ जाएगा। तो टोटल अगर निकालेंगे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड, तो यहाँ पे 13 into 25 था, इधर 26 into 51 है, 26 into 51 है, इधर 13 दूना 26, 51 दूना 102, 25/102 की प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसमें इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है SI/NCI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और लास्ट में DI भी करूँगा क्योंकि मैंने रीजनिंग में DI दिया था तो वो नहीं किया था, तो एक छोटा सा DI जरूर बताऊँगा। SI/NCI, SI इक्वल टू होता है PRT upon 100, प्रिंसिपल रेट टाइम upon 100, प्रिंसिपल रेट टाइम पता तो दिया। एंड SI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एवरी ईयर के लिए समान होता है। एक आध दो सवाल करते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 15,000 at 20% per annum in 4 years. SI equal to find the SI on a sum of money 15,000 at a 20% in 4 years. SI equal to होता है PRT upon 100, PRT upon 100। तो कितना दिया? 15,000, 15,000 गुणे 20% गुणे 4, यानी ये 4 दूनी 80% हो जाएगा। 80% और क्या बोलते हैं, ये 15,000 का 80% होएगा। 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, इधर 0 से
दो जीरो कट जाएगा, 8 8 ये 12,000 एक अच्छा सवाल करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन है a sum of money amounts to rupees 4200 after 3 years and rupees 6,000 after 6 years at the same rate of simple interest. The rate of interest per annum is, तो क्या बोला है, सम ऑफ मनी अमाउंट टू 4200 आफ्टर 3 ईयर्स एंड मतलब 3 साल में कोई मनी 4200 हो जा रही है और 6 साल में कोई मनी अब क्या बोलते हैं आफ्टर 6 ईयर एंड 6,000 हो जा रही है। अच्छा, तो इसको ऐसा करेंगे, 3 साल में कोई मनी 4200 हो जा रही है, 6 साल में 6,000 हो जा रही है, 6,000 हो जा रही है। यहाँ पर पढ़ कितना रहा है, 3 साल, और इधर कितना ग्रोथ हो रहा है 1800 का, मतलब ये 3 साल का जो मान है वो 1800 है। समझ रहे हो ना 3 साल का मान 1800 है, तो 1 साल का मान 600 हो जाएगा, 600। तो हमको क्या निकालना है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट पर एनम निकालना है, इंटरेस्ट पर एनम। तो जो इसका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में 4200 था, 4200 में से कितना 4200 में से कितना बढ़ा था, तो 6,000 आया था, 1800 यानी 2400। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रिंसिपल अपान, यहाँ पे प्रॉफिट अपान हो जाएगा 600 अपान 2400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। इधर करेंगे हम और 6 चौके 24, उधर 4 बचेगा, ऊपर 100 बचेगा, 4 अच्छा 25%, ऊपर 5 इधर 25%, क्या 25%। ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला देख लेते हैं, CI वाला। जो जैसे SI में हमने देखा था, जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ प्रिंसिपल में मिलता है और वो एवरी ईयर सेम होता है, लेकिन जो CI में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, वो इंटरेस्ट हर साल मिलता है, प्रिंसिपल पे भी मिलता है एंड हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, CI वाला अमाउंट निकालते टाइम इसका होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन N, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रॉफिट। तो जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। जो हमने नेट परसेंट वाला निकाला था, नेट परसेंट कैसे निकालते थे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, वो यहाँ पर काम आ जाएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 at 20%
पर एनम फॉर 2 years। तो CI 2 times 20 + 20 into 20 बाई 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4 यानी 44%। ये 20 20 40 44%। 44% ऑफ 20,000 कितना आएगा? 44 दूनी 88 88 8,800। अरे भाई, तो लगभग यही सब टॉपिक्स होते हैं। ख़त्म करते हैं इसको। DI का कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इसमें नहीं है, रीजनिंग में मैंने बोला था कि बताऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे देख रहा हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में जो वो डिग्री वाला सवाल आता है, जो 360 डिग्री ये वाला है, इसका पूरे का मान होता है 360 डिग्री। तो ऐसे ऐसे करके इसका मान कुछ और बोला रहेगा, इसका अलग अलग। तो हमको पूरा मान लेंगे 360 है, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। एंड उसके अलावा कोई भी चीज़, उसके अलावा 100% मान होता है किसी भी चीज़ का। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। और ये कोई अलग से कोई डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब पढ़े हैं, उन्हीं सब का कंबाइंड क्वेश्चन आता है। बहुत अगर आपने पढ़ रखा तो सिंपल ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, एक कर तो क्या बहुत बड़ा यार, फिगर बनाना पड़ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली आई एम टायर्ड यार, फिगर बनाने का मूड नहीं है मेरा। मैं दिखा देता हूँ, मैंने सॉल्व किया था, किस टाइप का है आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, जी वाला। ये मैं ऐसे करता नहीं हूँ कि क्वेश्चन दिखाऊँ मैं, ये क्या करें, दर्द कर रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑल बुक्स। तो देखो, ये सप्लाई की लाइन है, ये डिमांड की लाइन है। ये मैंने खुद से सॉल्व किया, बनाया है, यहीं इसमें बताने के लिए ही बनाया था, क्वेश्चन लिखा था। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, रेशियो पूछा है तो मतलब सप्लाई सारे को जोड़ के, डिमांड वाले को सारे को जोड़ के, उन दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो सप्लाई वाले पे जो ये वाली लाइन है, जैसे 560, 840, 560, 800, 700 दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद ये डिमांड वाली लाइन 400, 700, 800, 1200, 900, 400, 700, 800, 1200, 900, इन सबको जोड़ेंगे 4000 आएगा, 3460 आएगा। इन सब का रेशियो निकालेंगे 200, 173 आएगा। ऐसे सिंपल सवाल होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। सो दैट्स इट। तो हमने क्या क्या कर लिया है, इंग्लिश कर दिया है, रीजनिंग कर लिया है, क्वांट कर लिया है, 2 चीज़ और बाकी है। बाकी फिर फटाफट करके ख़त्म करते हैं। थैंक यू।